बायोमेट्रिक से पहले ही डिसीजन आ जाते हैं, रिजेक्ट हो जाता है, उसकी वजह यही होती है। और ख़ुद कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, किस तरह से अपलोड करने हैं खुद आपने, और कैसे आपने अकाउंट क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाएंगी। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज़ एंड बाजीज़, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। कनाडा का विज़िट वीज़ा ना मिलने की वजूहत क्या हैं, क्यों वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं और वीज़ा रिवोक क्यों हो रहे हैं, लोगों को एयरपोर्ट से वापस क्यों भेजा जा रहा है, और इसके अलावा क्या कनाडा विज़िट वीज़ा बंद कर रहा है और वीज़ा की रेशो क्या है, ये तमाम तर सवाल हैं आपके। इस पर आज हम बात करेंगे, और ख़ास करके आप अगर कनाडा का विज़िट वीज़ा खुद अप्लाई करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। और सबसे पहले बात करते हैं कि कनाडा का विज़िट वीज़ा रिजेक्ट क्यों होते हैं, और आपने अगर विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है तो किन चीज़ों पर आपने ज़्यादा ध्यान देना है, अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है इस पर आइए चल के बात करते हैं। तो विज़िट वीज़ा रिजेक्ट होने की जो पहली और बड़ी वजह होती है, वो आपने सेटिस्फाई करना होता है वीज़ा ऑफिसर को कि आप आएंगे कनाडा छोड़कर, आप वापस जाएंगे, और उसके लिए आपने स्ट्रॉन्ग एविडेंस देने होते हैं। लेट्स से आपकी जॉब है तो जॉब के अकॉर्डिंगली आप अपना जॉब लेटर देंगे कि आप इस टाइम के लिए जाना चाहते हैं, यहाँ की आपने होटल बुकिंग कराई हुई है 2 वीक्स की, 3 वीक्स की, या जितने टाइम के लिए आप यहाँ आ रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ का इनविटेशन है, कोई बिज़नेस इनविटेशन है, फैमिली की तरफ से इनविटेशन है, यहाँ पर कोई इवेंट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने एविडेंस प्रोड्यूस करना है, प्रोवाइड करना है, ताकि वीज़ा ऑफिसर ये देखकर मुतमईन हो। क्योंकि वीज़ा जो रिजेक्ट होता है उसमें यही रीज़न लिखी होती है कि हम मुतमईन नहीं हैं, सेटिस्फाई नहीं हैं कि आप अपना टाइम मुकम्मल होने के बाद कनाडा छोड़ेंगे। तो उस पर आपने काम करना है, और एविडेंस थोड़ा आप इस पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस देंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ कवर होगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस पर वीज़ा रिफ्यूज़ होता है वो ये कि बैक होम टाइज़ को सही तरह से डिफ़ाइन ना कर पाना। आपके टाइज़ डिफरेंट होते हैं, आपका फैमिली टाई हो गया, आपका पर्सनल टाई, आपका प्रोफेशनल टाई, और सोशल टाई भी होता है। सोशल टाई पे मैंने बात की थी एक वीडियो में। लेट्स से क्या आप कोई जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी सोशली आपके फेसबुक पे, आपके इंस्टाग्राम पे वो चीज़ ज़ाहिर है रिफ्लेक्ट होगी। अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो किसी बिज़नेस मीटिंग की आपने पिक्चर लगाई होगी, या ऑफिस जॉब कर रहे हैं तो उस वजह से आप समझ रहे हैं मेरी बात। जो आपकी सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो चीज़ भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, या आप वॉलंटियर काम करते हैं किसी एनजीओ के साथ तो वो चीज़ भी नज़र आनी चाहिए। और फैमिली टाइज़ में आपकी फैमिली है, आपने शादी की हुई है, आपके बच्चे हैं, बीवी है, और आपके वालिदैन हैं, आपने ये शो करना है कि ज़ाहिर है वो डिपेंडेंट हैं आप पे। आप जाएँगे तो ज़ाहिर है उनका निज़ाम चलेगा। आप यहाँ पर छुट्टियाँ गुज़ारने के लिए, या आप ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं 2 हफ़्तों के लिए, 3 हफ़्तों के लिए, वो टाइम मुकम्मल करने के बाद आप वापस जाएँगे। आपके वालिदैन हैं, और पीछे ज़ाहिर है आपका बिज़नेस अगर है, प्रॉपर्टी है, तो उसकी भी देखभाल आपने करनी है, रेंट आ रहा है, वो चीज़ें। तो इस तरह से अपने पर्सनल और प्रोफेशनल टाइज़ शो करनी हैं। इसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के लिए ज़ाहिर आपके पास फ़ंड्स होने चाहिए, सफिशिएंट फ़ंड्स होने चाहिए। अब पिछली एक वीडियो में किसी दोस्त ने कहा कि नहीं जी मेरे पास तो इतने फ़ंड्स नहीं थे, फिर भी मेरा वीज़ा ग्रांट हो गया। ये चीज़ आपको देखनी होगी कि कोविड के बाद, कोविड के दौरान तो सारी चीज़ें बंद हो गई थी, और कोविड के बाद चूँकि पोस्ट कोविड सिनेरियो चीज़ें दोबारा से रीओपन हुई और वीज़ा ग्रांट हुए। और पिछले साल तो बहुत सारे लोगों के वीज़ा ग्रांट हुए, जिन लोगों की बैंक स्टेटमेंट थी, गुजारे लायक थी उनके हुए, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी नहीं थी, धड़ाधड़ वीज़े ग्रांट होना शुरू हुए। लेकिन अब टेंडेंसी, जो आपका सवाल है कि वीज़ा रेशो क्या है, आप देख सकते हैं कि जो टेंडेंसी है वो नीचे आ रही है, क्योंकि ज़रा ऑलरेडी लोग इतने ज़्यादा आ चुके हैं। और विज़िट वीज़ा क्या बंद होने जा रहा है, जो सवाल है बीच में वो भी क्लियर करता चलूँ। देखें, किसी भी मुल्क की अगर हम बात करें कि टूरिज़म, टूरिस्ट जो आते हैं, ये टूरिज़म इंडस्ट्री, ज़ाहिर है इससे एक रेवेन्यू आता है, इकॉनमी पे इस पे अच्छा खासा ज़रा फ़ायदा होता है, असर पड़ता है, इकॉनमी ग्रो करती है। तो कोई भी मुल्क अपने टूरिज़म को प्रमोट करता है, चाहता है कि लोग बाहर से आएँ, मुल्क को देखें, और इस तरह से इंडस्ट्री ग्रो करे। तो टूरिस्ट बात आ रही है कि अब कौन आएगा। ज़ाहिर जो टूरिस्ट होगा, जो विज़िटर होगा, जिसकी चीज़ें जेन्युइन होंगी, कोई फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तो ज़ाहिर उनके वीज़े ग्रांट होंगे, क्योंकि ज़ाहिर एम्बेसीज़ जहाँ पर ओपन हुई हैं उनका काम है वीज़ा ग्रांट करना और वीज़ा देना। लेकिन उसके लिए चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन होने चाहिए, चूँकि एआई सिस्टम है जो डिटेक्ट करता है। अगर आपके पास फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट है, एजेंट ने आपको करवा के दिए हैं, या कंसल्टेंट के ज़रिए, आपको मालूम ही नहीं है कि आपका प्रोफाइल क्या है, क्या डॉक्यूमेंट लगा है, और कहाँ पर आप आ रहे हैं,
ठीक है, उस ट्रैवल जो प्लान है उसके अकॉर्डिंगली आपको मालूम ही नहीं है, तो जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं करेंगे तो ज़रा का मज़ीद आप उसमें आप शक के घेरे में आते जाएंगे, मज़ीद आपसे सवालात होंगे उनको ना क्लियर करना, और उसी वजह से जो ये सवालात भी आते हैं, और ये भी सुनने में आया है कि लोगों को एयरपोर्ट से वापस भेजा जाता है। हर किसी से सवालात नहीं होते, लाइक जिसकी प्रोफाइल अच्छी है, सारी चीज़ें हैं, जेन्युइन डॉक्यूमेंट हैं, तो ज़ाहिर है हर किसी से सवाल नहीं करते और ना ही वो चेक करते हैं। जो लो प्रोफाइल है उस दायरे में आता है तो ज़ाहिर है उससे सवालात पूछ जाते हैं और फिर चीज़ें उनके लिए मज़ीद क्लियर करना मुश्किल हो जाती हैं। लाइक आपको अपनी ट्रैवल जो प्लान है उसके मुताबिक आपको मालूम होना चाहिए कि आपने कहाँ जाना है, किस एयरपोर्ट पे। लेट्स से आपने कैलगरी या अल्बर्टा का प्लान दिया हुआ है, या आपने ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर का दिया है, या आपने मॉन्ट्रियल का दिया है और आप आ रहे हैं टोरंटो, तो सारे सवालात तो आपसे पूछ जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें आप पहले से तैयार करके अगर आप खुद अप्लाई करेंगे तो चीज़ें आपको ज़ाहिर है फिंगर टिप्स पे होंगी कि कैसे कैसे आपने क्या क्या चीज़ें की हुई हैं। एजेंट के ज़रिए पैसे आप भारी रकम देकर आप करवा तो लेते हैं, लेकिन चीज़ें साथ में प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली क्लियर नहीं होती, इस वजह से मसला आता है। तो चीज़ें आपकी जेन्युइन होंगी, सारे आपके डॉक्यूमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से मैं बात कर रहा था। बैंक स्टेटमेंट ज़ाहिर है आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए होगी, और अगर 2 बंदे आ रहे हैं तो उनका यहाँ पर ख़र्चा आपने सबसे पहले कैलकुलेट करना है। एक बंदा है तो उसका ख़र्चा यहाँ पर कितना होगा कैनेडियन डॉलर्स में। 2 बंदे हैं तो तकरीबन यहाँ पर उनका 2 हफ्तों का जो वो खर्च करेंगे, एस्टिमेट लगा लेते हैं, रफ एस्टिमेट आपको आइडिया देने के लिए, तकरीबन 10,000 कैनेडियन डॉलर तो खर्च उनका होगा, आपके टिकट से लेकर ईच एंड एवरीथिंग। आपके अकाउंट में ज़रा रकम अच्छी खासी होनी चाहिए, और अगर सिंगल बंदा आ रहा है, एक बंदा आ रहा है, तो तकरीबन 6-8 हज़ार तो ख़र्चा होना ही होना है। आप रफ एस्टिमेट लगा लें, और इस हिसाब से अगर आपके अकाउंट में 30,000 कैनेडियन डॉलर से ऊपर हैं तो ज़ाहिर है आपकी स्टेटमेंट बेहतर समझी जा सकती है, क्योंकि अभी जो सूरत हाल चल रही है, जो सिनेरियो है, इसमें आपकी जितनी ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होगी तो वीज़ा ऑफिसर उस तरफ जाएगा ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं होगा बैंक स्टेटमेंट पे। लेट्स से आपकी बैंक स्टेटमेंट 50,000 कैनेडियन डॉलर है और आपका ख़र्चा मैक्सिमम 10,000 कैनेडियन डॉलर यहाँ पर होगा, तो वीज़ा ऑफिसर तो उस पर सवाल ही नहीं करेगा, मतलब सिर्फ उसकी ध्यान ही नहीं जाएगा, देखेगा कि ऑलरेडी उनकी बैंक स्टेटमेंट इतनी अच्छी है। और बैंक स्टेटमेंट भी आपकी एक प्रोसेस लाइक सीक्वेंस से होनी चाहिए, लाइक लास्ट 6 मंथ की आप देते हैं वो चीज़ें भी रियल लगनी चाहिए, लाइक नेचुरल लगनी चाहिए कि आपकी जो ट्रांजैक्शन हुई हैं, जो आपका बिज़नेस है या जो आपकी जॉब है, उसके जो पैसे हैं या कहीं से रेंट आ रहा है, वो एक सीक्वेंस से वो चीज़ें आ रही हैं, वो चीज़ें मैच कर रही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अगले महीने अप्लाई करना है और इस महीने आपने 20 लाख एक से लिया, 30 लाख एक से लिया, और इस तरह से 40-50 लाख या 1 करोड़ की स्टेटमेंट आपने दे दी और आप खुश हो गए कि आपकी 1 करोड़ की स्टेटमेंट है और वीज़ा आपका ग्रांट होगा। नहीं होगा। क्यों? कि वीज़ा ऑफिसर जिसने ग्रांट करना है वो ये देखेगा, या एआई जो सिस्टम है जो डिटेक्ट करेगा कि एकदम से इतने पैसे कहाँ से आए, सोर्स क्या है। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? तो वो चीज़ें लास्ट 6 मंथ की आपने शो करनी होती हैं, तो चीज़ें बिल्कुल सीक्वेंस के साथ होनी चाहिए और नेचुरल लगनी चाहिए, और उसका सोर्स लाइक कहाँ से आ रहा है वो चीज़ें भी ज़रा आपने उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें मेंटेन करनी हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। तो कोई अगर आपको कह दे कि इतनी कम स्टेटमेंट में आपका हो जाएगा, मौजूदा हालात में इन चीज़ों पर आपने थोड़ी तवज्जो देनी होगी, और अगर आप एज अ टूरिस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो जेन्युइन चीज़ों के साथ आप अप्लाई करेंगे तभी आपका होगा। और इस वजह से जो बायोमेट्रिक से पहले ही लोगों के डिसीजन आ जाते हैं, रिजेक्ट हो जाता है, उसकी वजह यही होती है। और इसके अलावा स्टेटमेंट के हवाले से और बाकी चीज़ें, और ख़ास करके ट्रैवल हिस्ट्री देखें ज़रूरी है। आप किसी 1-2 मुल्क गए हुए हैं, आप उससे वीज़ा ऑफिसर को ये भी आइडिया होगा कि आप पहले से ऑलरेडी ट्रैवल करते रहते हैं, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ाहिर है आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके बैंक में पैसे भी हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स भी जेन्युइन हैं, तो वीज़ा क्यों नहीं ग्रांट होगा। तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ट्रैवल हिस्ट्री के लिए ज़रूरी है कि आपने किसी मुल्क का विज़िट किया हो, लेट्स से दुबई का, या आपने थाईलैंड का, या मिडल ईस्ट के किसी कंट्री का, या कहीं किसी और मुल्क का आप गए हों, तो वो चीज़ें आपके लिए स्ट्रॉन्ग तस्वर की जाएंगी। ज़ाहिर है एक चीज़ें पूरी सीक्वेंस के साथ नज़र आएंगी वीज़ा ऑफिसर को ही। और एक बंदा लेट्स से एक शहर से दूसरे शहर नहीं गया इससे पहले, पाकिस्तान से या इंडिया से, तो वो एकदम से कनाडा आने का ख्याल कर रहा है या कनाडा के लिए अप्लाई कर रहा है, तो वो तो फ़ौरी तौर पर रिजेक्ट हो जाएगा ना। वो चीज़ें देखें कि चीज़ें मैच ही नहीं कर रही, तो इस हिसाब से आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट 6 महीने वर्क कीजिए अपनी बैंक स्टेटमेंट पे, अपने डॉक्यूमेंट्स पे, और सारा अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बेहतर कीजिए, और इस हिसाब से आप अप्लाई कीजिए। और वैसे भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो बजाय इसके कि कंसल्टेंट और एजेंट के ज़रिए आप अप्लाई करें, और ज़रा पैसे भी आपने देने होते हैं, उसके बावजूद भी चीज़ें गलत हो जाती हैं। लेट्स से आपकी जो ट्रैवल डेट है वो गलत डाल दी कंसल्टेंट ने,
और मैं नहीं कह रहा, लाइक इस तरह के केसेस आते हैं। अभी रिसेंटली मुझे मेरे एक जानने वाले ने कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि उनका यूएस का विज़िट वीज़ा उन्होंने अप्लाई किया और उन्होंने आगे उससे बिज़नेस पर्सनल कैटेगरी सेलेक्ट कर ली कंसल्टेंट ने, और उसके लिए उन्होंने तकरीबन 2500 से 3000 रियाल उन्होंने पे किए थे उसके लिए, और वो अल्टीमेटली चीज़ें गलत हो गई। तो इस तरह से आप अगर ख़ुद अप्लाई करेंगे तो आपको एक एक चीज़ का पता होगा। और ख़ुद कैसे अप्लाई करना है, यूट्यूब की वीडियो पर, इसी वीडियो पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वो पूरी वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, किस तरह से अपलोड करने हैं खुद आपने, और कैसे आपने अकाउंट क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाएंगी। यूट्यूब की वीडियो पे आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। और ख़ुद नहीं अप्लाई करना चाहते, आप कंसल्टेंट के ज़रिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप एटलीस्ट जाके एक दफ़ा देखिएगा, प्रूफ रीडिंग ज़रूर कीजिएगा। जब वो फाइनल कर लेंगे, वहाँ बेशक उनके ऑफिस चले जाएँ या उनसे मंगवा लें, या कोई लिंक के ज़रिए आप खुद ही एक दफ़ा पढ़ लें कि जो डेट्स मैच कर रही हैं, आपका नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें, और कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट हुई है, ताकि चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएं। जब भी अगर एयरपोर्ट पे आपसे लेट्स से कोई सवाल पूछा जाए तो उसका फ़ौरी तौर पर जवाब देते हैं, कॉन्फिडेंट होंगे। तो इस तरह से आप तैयारी के साथ अप्लाई कीजिए और चीज़ें अपनी मुकम्मल कीजिए, डॉक्यूमेंट्स ईच एंड एवरीथिंग। और आज की वीडियो से इतना ही। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पर हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा आपका अल्लाह मालिक।